धारा 236 संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख रिकॉर्ड। यह धारा बताती है कि जब किसी मामले का संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल किया जाता है तो मजिस्ट्रेट को कौन सी विशिष्ट जानकारियां रिकॉर्ड में दर्ज करनी होंगी। संक्षिप्त विचारणों में क्योंकि प्रक्रिया त्वरित होती है, रिकॉर्ड को संक्षिप्त लेकिन आवश्यक जानकारी से युक्त होना चाहिए। प्रत्येक मामले में जिसका संक्षिप्त तरीके से विचारण किया गया है, मजिस्ट्रेट राज्य सरकार द्वारा निर्देशित प्रारूप में निम्नलिखित विशिष्ट विवरण दर्ज करेगा, अर्थात सरल शब्दों में जिस भी मामले की सुनवाई संक्षिप्त तरीके से की जाती है, मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा तय किए गए एक विशेष फॉर्म या प्रारूप में कुछ निश्चित जानकारियां दर्ज करनी होंगी। यह सुनिश्चित करता है कि संक्षिप्त प्रक्रिया के बावजूद मामले के महत्वपूर्ण विवरणों का उचित रिकॉर्ड रखा जाए। वे विशिष्ट विवरण जो दर्ज किए जाने हैं: मामले का क्रम संख्या, सीरियल नंबर, प्रत्येक मामले को दी गई एक अनूठी पहचान संख्या। अपराध किए जाने की तारीख, डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, वह तारीख जिस दिन अपराध वास्तव में हुआ था। रिपोर्ट या शिकायत की तारीख, डेट ऑफ द रिपोर्ट और कंप्लेंट, वह तारीख जिस दिन पुलिस को अपराध की रिपोर्ट की गई या मजिस्ट्रेट को शिकायत दर्ज की गई। परिवादी का नाम यदि कोई हो, नेम ऑफ द कंप्लेनेंट इफ एनी, यदि मामला किसी शिकायत पर आधारित है तो शिकायतकर्ता का नाम। अभियुक्त का नाम, पितृत्व और निवास, नेम, पेरेंटेज एंड रेजिडेंस ऑफ द एक्यूज्ड, आरोपी का पूरा नाम, उसके पिता का नाम और उसका पता। जिस अपराध की शिकायत की गई है और जो अपराध यदि कोई हो सिद्ध हुआ है और धारा 233 की उपधारा 1 के खंड आई या खंड आई के अधीन आने वाले मामलों में उस संपत्ति का मूल्य जिसके संबंध में अपराध किया गया है, वह अपराध जिसके लिए शिकायत दर्ज की गई थी या आरोप लगाया गया था, वह अपराध जो वास्तव में सबूतों से साबित हुआ है, यदि यह आरोपित अपराध से भिन्न है, यदि मामला चोरी या चोरी की संपत्ति से संबंधित है, धारा 233(1) आईडी के अनुसार, तो चोरी हुई संपत्ति का मूल्य भी दर्ज करना होगा। अभियुक्त का निवेदन, दोष स्वीकारोक्ति और उसकी परीक्षा यदि कोई हो, द प्ली ऑफ द अक्यूज्ड एंड हिज एग्जामिनेशन इफ एनी, क्या आरोपी ने अपना दोष स्वीकार किया या बचाव का निवेदन किया। यदि मजिस्ट्रेट ने आरोपी से कोई पूछताछ की थी उसके बचाव या स्पष्टीकरण के लिए, तो उसका विवरण। निष्कर्ष, द फाइंडिंग, मजिस्ट्रेट का निर्णय कि आरोपी दोषी है या निर्दोष, दोष मुक्ति या दोष सिद्धि। सजा या अन्य अंतिम आदेश, द सेंटेंस और अदर फाइनल ऑर्डर, यदि दोषी पाया गया है तो दी गई सजा जैसे कारावास, जुर्माना, या कोई अन्य अंतिम आदेश जैसे प्रोबेशन, डिस्चार्ज। जिस तारीख को कार्यवाही समाप्त हुई, द डेट ऑन विच प्रोसीडिंग्स टर्मिनेटेड, वह तारीख जिस दिन मामले में अंतिम आदेश पारित किया गया। इस धारा का महत्व, रिकॉर्ड रख रखाव, यह सुनिश्चित करती है कि संक्षिप्त विचारणों का भी एक व्यवस्थित और सुसंगठित रिकॉर्ड रखा जाए, भले ही प्रक्रिया त्वरित हो। पारदर्शिता और जवाबदेही, यह मजिस्ट्रेट के निर्णयों और कार्यवाही की पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाती है। अपील के लिए आधार, यदि बाद में कोई पक्ष अपील करना चाहता है तो यह रिकॉर्ड अपील अदालत के लिए मामले की पृष्ठभूमि और निर्णय को समझने में महत्वपूर्ण होता है। सांख्यिकीय डेटा, यह न्यायिक प्रणाली को मामलों के प्रकार, निपटारे की गति और अन्य सांख्यिकीय डेटा को ट्रैक करने में मदद करती है। न्यायिक मानकीकरण, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप का उपयोग करके यह पूरे राज्य में संक्षिप्त विचारणों के रिकॉर्ड रख रखाव में एक रूपता सुनिश्चित करती है। संक्षेप में, धारा 296 से यह अनिवार्य करती है कि प्रत्येक संक्षिप्त विचारण में मजिस्ट्रेट को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में मामले के आवश्यक विवरण जैसे क्रम संख्या, तारीखें, पक्षों के नाम, अपराध का विवरण, अभियुक्त का निवेदन, निष्कर्ष, सजा, अंतिम आदेश और कार्यवाही समाप्त होने की तारीख दर्ज करनी होगी।
यह सुनिश्चित करता है कि त्वरित प्रक्रिया के बावजूद मामलों का एक स्पष्ट और विस्तृत रिकॉर्ड बना रहे। धारा 227 संक्षिप्त विचारणों में निर्णय। यह धारा बताती है कि जब किसी मामले का संक्षिप्त विचारण समरी ट्रायल किया जाता है और अभियुक्त अपना दोष स्वीकार नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट को अपना निर्णय फैसला कैसे दर्ज करना होगा। प्रत्येक मामले में जिसका संक्षिप्त तरीके से विचारण किया गया है और जिसमें अभियुक्त दोषी होने का निवेदन नहीं करता है, डज नॉट प्लीड गिल्टी, मजिस्ट्रेट साक्ष्य का सार सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस दर्ज करेगा और निष्कर्ष के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण युक्त एक निर्णय दर्ज करेगा। सरल शब्दों में समझने के लिए इसे तोड़कर देखते हैं। ओ लागू होने की शर्त। यह धारा केवल उन संक्षिप्त विचारणों पर लागू होती है जहां अभियुक्त आरोपी अपना अपराध स्वीकार नहीं करता है, यानी वह दोषी नहीं हूं कहता है या कोई जवाब नहीं देता। यदि वह दोषी मानता है तो धारा 275 या 276 के तहत कार्रवाई होती है। ओ मजिस्ट्रेट को क्या दर्ज करना है? 1. साक्ष्य का सार सब्सटेंस ऑफ द एविडेंस। मजिस्ट्रेट को मुकदमे में पेश किए गए सबूतों की मुख्य बातें या सारांश दर्ज करना होगा। उसे हर गवाह के हर शब्द या हर दस्तावेज की पूरी कॉपी दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है, बस जो महत्वपूर्ण बिंदु साबित हुए हैं या खारिज हुए हैं उनका संक्षिप्त विवरण देना पर्याप्त है। 2. निर्णय जजमेंट। मजिस्ट्रेट को एक निर्णय सुनाना होगा। 3. निष्कर्ष के कारणों का संक्षिप्त विवरण ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ रीजंस फॉर द फाइंडिंग। इस निर्णय में मजिस्ट्रेट को यह बताना होगा कि वह किस निष्कर्ष पर पहुंचा है, दोषी या निर्दोष, और उस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारण क्या हैं, लेकिन ये कारण संक्षिप्त होने चाहिए। पूर्ण विस्तृत निर्णय की आवश्यकता नहीं है, जैसी कि वारंट मामलों या सत्र न्यायालय के मामलों में होती है। इस धारा का महत्व संक्षिप्तता और दक्षता। यह धारा संक्षिप्त विचारणों के पीछे के सिद्धांत को मजबूत करती है। त्वरित न्याय। यह विस्तृत और लंबी निर्णय प्रक्रिया की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे न्यायिक दक्षता बढ़ती है। पारदर्शिता और जवाबदेही। भले ही निर्णय संक्षिप्त हो, साक्ष्य का सार और कारणों का संक्षिप्त विवरण दर्ज करने की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि मजिस्ट्रेट का निर्णय मनमाना न हो। यह पारदर्शिता प्रदान करता है और निर्णय के लिए एक आधार भी देता है यदि बाद में अपील की जाती है। अपील के लिए आधार। यह संक्षिप्त रिकॉर्ड अपील न्यायालय को मामले के मुख्य बिंदुओं और निर्णय के पीछे के तर्क को समझने में मदद करता है, भले ही पूरा साक्ष्य दर्ज न किया गया हो। कानूनी औपचारिकता में कमी। यह छोटे और कम गंभीर अपराधों के लिए अनावश्यक कानूनी औपचारिकता को कम करती है। संक्षेप में धारा 287 यह निर्धारित करती है कि जब किसी समन मामले का संक्षिप्त विचारण किया जाता है और अभियुक्त अपना दोष स्वीकार नहीं करता है तो मजिस्ट्रेट को अपने निर्णय में पेश किए गए साक्ष्य का सार दर्ज करना होगा और अपने निष्कर्ष, दोषी या निर्दोष के कारणों का एक संक्षिप्त विवरण देना होगा। धारा 248 अभिलेख और निर्णय की भाषा। यह धारा सुनिश्चित करती है कि अदालती दस्तावेजों में एक रूपता और आधिकारिकता बनी रहे। प्रत्येक ऐसा अभिलेख और निर्णय न्यायालय की भाषा, लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, में लिखा जाएगा। सरल शब्दों में, ओ संक्षिप्त विचारण में बनाया गया हर रिकॉर्ड, जैसे धारा 286 के तहत विवरण, और सुनाया गया हर निर्णय, जैसे धारा 247 के तहत, उस भाषा में लिखा जाना चाहिए जो उस विशेष न्यायालय की सरकारी भाषा है। भारत में यह आमतौर पर राज्य के अनुसार हिंदी, अंग्रेजी या क्षेत्रीय भाषा हो सकती है। महत्व: यह कानूनी प्रक्रियाओं में स्पष्टता, पहुंच और आधिकारिकता सुनिश्चित करता है। सभी संबंधित पक्ष और अधिकारी समझ सकें कि क्या दर्ज किया गया है और क्या फैसला सुनाया गया है। तो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, किसी भी ऐसे मजिस्ट्रेट को जो अपराधों का संक्षिप्त विचारण करने के लिए सशक्त है, उपरोक्त अभिलेख या निर्णय या दोनों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त एक अधिकारी के माध्यम से तैयार करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है, और इस प्रकार तैयार किया गया अभिलेख या निर्णय
ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा। सरल शब्दों में उच्च न्यायालय के पास यह शक्ति है कि वह किसी भी ऐसे मजिस्ट्रेट को जो संक्षिप्त विचारण करने के लिए अधिकृत है, यह अनुमति दे सकता है, प्राधिकृत कर सकता है कि रिकॉर्ड या निर्णय या दोनों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किए गए किसी अधिकारी जैसे क्लर्क या रीडर द्वारा तैयार करवाया जा सके। लेकिन भले ही अधिकारी इसे तैयार करे, तैयार किए गए रिकॉर्ड या निर्णय पर मजिस्ट्रेट को खुद हस्ताक्षर करने होंगे। महत्व: यह मजिस्ट्रेटों के कार्यभार को कम करने में मदद करता है, खासकर जब वे बड़ी संख्या में छोटे मामलों से निपट रहे हों। यह प्रशासनिक दक्षता में सुधार करता है, क्योंकि टाइपिंग और दस्तावेज तैयार करने का काम एक अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। जवाबदेही बनी रहती है, क्योंकि अंतिम दस्तावेज पर मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर होते हैं, जो यह दर्शाता है कि उसने उसकी जांच की है और वह उससे सहमत है। इस धारा का समग्र महत्व: न्यायिक रिकॉर्ड की प्रामाणिकता। यह सुनिश्चित करती है कि अदालती रिकॉर्ड और निर्णय सही और आधिकारिक हों। प्रशासनिक दक्षता। उपधारा 2 छोटे मामलों में मजिस्ट्रेटों को रिकॉर्ड कीपिंग में मदद करने के लिए प्रशासनिक सहायता का प्रावधान करती है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया सुचारू रूप से चले। पारदर्शिता और समझ। न्यायालय की भाषा का उपयोग यह सुनिश्चित करता है कि कानूनी कार्यवाही आम जनता और सभी संबंधित पक्षों के लिए समझने योग्य हो। संक्षेप में, धारा 228 यह अनिवार्य करती है कि संक्षिप्त विचारणों में सभी रिकॉर्ड और निर्णय न्यायालय की आधिकारिक भाषा में लिखे जाएं। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय मजिस्ट्रेटों को यह अनुमति दे सकता है कि वे इन रिकॉर्ड और निर्णयों को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त एक अधिकारी से तैयार करवा सकें, हालांकि मजिस्ट्रेट को स्वयं उन पर हस्ताक्षर करने होंगे। धारा 229 अध्याय का लागू होना। प्ली बार्गेनिंग। यह धारा यह परिभाषित करती है कि प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया किन आपराधिक मामलों में उपलब्ध होगी और किन मामलों में नहीं। इसका उद्देश्य उन मामलों को त्वरित और प्रभावी ढंग से निपटाना है जो बहुत गंभीर नहीं हैं। यह अध्याय ऐसे अभियुक्त के संबंध में लागू होगा जिसके खिलाफ, सरल शब्दों में, प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया उन आरोपियों के लिए उपलब्ध होगी जिनके खिलाफ मामला इन श्रेणियों में आता है। पुलिस स्टेशन के भार साधक अधिकारी द्वारा धारा 133 के अधीन एक रिपोर्ट अग्रेषित की गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि उसके द्वारा एक अपराध किया गया प्रतीत होता है जो वर्तमान में लागू कानून के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक की अवधि के कारावास की सजा वाले अपराध के अलावा कोई अन्य अपराध है। या सरल शब्दों में, यदि पुलिस ने एक चार्जशीट रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी है धारा 173 के तहत, और उस रिपोर्ट में आरोप है कि आरोपी ने कोई ऐसा अपराध किया है जिसकी सज़ा मृत्युदंड नहीं है, आजीवन कारावास नहीं है और 7 साल से अधिक की जेल की सज़ा भी नहीं है, अर्थात यह उन पुलिस मामलों पर लागू होगा जहां अपराध की अधिकतम सज़ा 7 साल तक है। एक मजिस्ट्रेट ने शिकायत पर एक अपराध का संज्ञान लिया है जो वर्तमान में लागू कानून के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक की अवधि के कारावास की सज़ा वाले अपराध के अलावा कोई अन्य अपराध है, और धारा 223 के अधीन शिकायतकर्ता और गवाहों की परीक्षा करने के बाद धारा 227 के अधीन प्रक्रिया जारी की है। उस सरल शब्दों में, यदि मजिस्ट्रेट ने किसी निजी शिकायत के आधार पर किसी अपराध का संज्ञान लिया है और उस अपराध की सज़ा भी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 7 साल से अधिक की जेल की सज़ा नहीं है, और मजिस्ट्रेट ने धारा 223 के तहत शिकायतकर्ता और गवाहों के बयान दर्ज किए हैं और धारा 227 के तहत आरोपी को समन या वारंट जारी किया है, यानी आरोपी को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है, अर्थात यह उन निजी शिकायत मामलों पर लागू होगा जहां अपराध की अधिकतम सज़ा 7 साल तक है और प्रारंभिक न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। लेकिन यह लागू नहीं होता है जहां ऐसा अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करता है या किसी महिला या एक बच्चे के खिलाफ किया गया है।
ओ सबसे महत्वपूर्ण अपवाद रिस्ट्रिक्शंस। प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया इन मामलों पर लागू नहीं होगी। एक, वे अपराध जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, जैसे बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी, कर चोरी, भ्रष्टाचार आदि। दो, वे अपराध जो किसी महिला के खिलाफ किए गए हों, जैसे बलात्कार, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा आदि। तीन, वे अपराध जो किसी बच्चे के खिलाफ किए गए हों, जैसे बाल यौन शोषण, बाल श्रम आदि। कारण, इन प्रकार के अपराधों को समाज में गंभीर माना जाता है और इनमें पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन होना चाहिए ताकि न्याय सुनिश्चित हो और दोषियों को उचित सजा मिले, न कि समझौता। 2, उपधारा एगेंट के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा वर्तमान में लागू कानून के तहत उन अपराधों का निर्धारण करेगी जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले अपराध होंगे। सरल शब्दों में ओ यह स्पष्ट करने के लिए कि कौन से अपराध देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले माने जाएंगे, जैसा कि उपधारा 1 में अपवाद में बताया गया है। ओ, केंद्रीय सरकार इस अध्याय के लिए अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी करके यह सूची तय करेगी कि कौन से अपराध सामाजिक आर्थिक अपराध माने जाएंगे। ओ यह सुनिश्चित करता है कि सामाजिक आर्थिक अपराध की परिभाषा स्पष्ट और आधिकारिक हो। इस धारा का महत्व अध्याय 42 प्ली बार्गेनिंग का संदर्भ, न्यायिक दक्षता। यह अध्याय न्यायिक प्रणाली पर बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने में मदद करता है, खासकर कम गंभीर अपराधों में, जिससे अदालतों का समय और संसाधन बचते हैं। दोषी व्यक्तियों को प्रोत्साहन। यह अभियुक्तों को अपने अपराधों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिससे मुकदमे की लंबी प्रक्रिया से बचा जा सके और उन्हें कम सजा मिल सके। शिकायतकर्ताओं के लिए त्वरित राहत। कुछ मामलों में यह शिकायतकर्ताओं को त्वरित न्याय और कुछ हद तक राहत प्रदान कर सकता है। संवेदनशीलता। यह अध्याय गंभीर अपराधों जैसे मृत्युदंड, आजीवन कारावास, 7 साल से अधिक की सजा वाले अपराध और संवेदनशील अपराधों, महिलाओं या बच्चों के खिलाफ अपराध, सामाजिक आर्थिक अपराध को प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया से बाहर रखता है, जो न्याय के सिद्धांतों और सार्वजनिक हित के लिए महत्वपूर्ण है। कानूनी स्पष्टता। उपधारा 2 सामाजिक आर्थिक अपराधों की परिभाषा के लिए कानूनी स्पष्टता प्रदान करती है। संक्षेप में धारा 229 यह परिभाषित करती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 43 प्ली बार्गेनिंग उन अभियुक्तों पर लागू होगा जिनके खिलाफ ऐसे अपराधों के लिए आरोप हैं जिनकी अधिकतम सजा 7 साल तक है, चाहे पुलिस रिपोर्ट पर या निजी शिकायत पर मामला शुरू हुआ हो। हालांकि यह अध्याय उन अपराधों पर लागू नहीं होगा जो देश की सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं या जो किसी महिला या बच्चे के खिलाफ किए गए हैं। केंद्रीय सरकार यह तय करेगी कि कौन से अपराध सामाजिक आर्थिक स्थिति को प्रभावित करने वाले माने जाएंगे। धारा 290 प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन। ये धारा प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया की शुरुआत और न्यायालय द्वारा प्रारंभिक जांच को विस्तृत करती है। 1 आवेदन का समय सीमा और स्थान। एक अपराध का अभियुक्त व्यक्ति आरोप तय होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर उस न्यायालय में प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन दाखिल कर सकता है जिसमें ऐसा अपराध विचारण के लिए लंबित है। सरल शब्दों में, यदि कोई व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का आरोप है प्ली बार्गेनिंग का लाभ उठाना चाहता है तो उसे यह आवेदन आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर उस अदालत में जमा करना होगा जहां उसका मुकदमा चल रहा है। 2 आवेदन की सामग्री और शपथ पत्र। 2 उपधारा 1 के अधीन आवेदन में मामले का संक्षिप्त विवरण होगा जिसके संबंध में आवेदन दाखिल किया गया है, जिसमें वह अपराध भी शामिल होगा जिससे मामला संबंधित है, और इसके साथ अभियुक्त द्वारा शपथ पर दिया गया एक शपथ पत्र एफिडेविट भी होगा जिसमें यह कहा गया होगा कि उसने स्वैच्छिक रूप से अपराध के लिए कानून के तहत प्रदान की गई सजा की प्रकृति और सीमा को समझने के बाद अपने मामले में प्ली बार्गेनिंग को प्राथमिकता दी है, और यह कि उसे पहले किसी ऐसे न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध नहीं किया गया है जिसमें उस पर उसी अपराध का आरोप लगाया गया था। सरल शब्दों में,
ओ आवेदन में मामले का एक छोटा सा विवरण होना चाहिए जिसमें यह भी बताया जाए कि यह किस अपराध से संबंधित है। ओ इसके साथ ही आरोपी को एक शपथ पत्र भी देना होगा जिसमें यह लिखा होगा कि 1. उसने यह आवेदन अपनी मर्जी से स्वैच्छिक रूप से दिया है। 2. वह अपराध के लिए दी जा सकने वाली सजा को पूरी तरह समझ गया है। 3. उसे पहले कभी उसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया गया है। 3. न्यायालय द्वारा नोटिस जारी करना। 3. उपधारा 1 के अधीन आवेदन प्राप्त होने के बाद न्यायालय लोक अभियोजक या मामले के परिवादी को और अभियुक्त को मामले के लिए नियत तारीख पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा। सरल शब्दों में, आवेदन मिलने के बाद अदालत सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या यदि यह शिकायत का मामला है तो शिकायतकर्ता और आरोपी को एक निश्चित तारीख पर अदालत में आने के लिए नोटिस भेजेगी। 4. स्वैच्छिकता की जांच और अगली प्रक्रिया। 4. जब लोक अभियोजक या मामले का परिवादी और अभियुक्त उपधारा 3 के अधीन नियत तारीख पर उपस्थित होते हैं तो न्यायालय अभियुक्त की इन कैमरा बंद कमरे में जांच करेगा जहां मामले का दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं होगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अभियुक्त ने आवेदन स्वैच्छिक रूप से दाखिल किया है और जहां, सरल शब्दों में, जब सभी पक्ष तय तारीख पर आते हैं तो अदालत सबसे पहले यह सुनिश्चित करेगी कि आरोपी ने प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन अपनी मर्जी से किया है। इसके लिए ओ अदालत बंद कमरे में इन कैमरा आरोपी से बात करेगी, यानी सरकारी वकील या शिकायतकर्ता उस समय मौजूद नहीं होंगे। ओ यह गोपनीयता और आरोपी पर किसी भी बाहरी दबाव से बचने के लिए किया जाता है। ए. यदि न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वैच्छिक रूप से दाखिल किया गया है तो वह लोक अभियोजक या मामले के परिवादी को और अभियुक्त को मामले के परस्पर संतोषजनक निपटान के लिए 60 दिनों से अधिक का समय नहीं देगा, जिसमें अभियुक्त द्वारा पीड़ित को मुआवजा और मामले के दौरान और उसके बाद के अन्य खर्चों का भुगतान शामिल हो सकता है और उसके बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय करेगा। ओ सरल शब्दों में, यदि अदालत संतुष्ट हो जाती है कि आवेदन स्वेच्छा से दिया गया है तो वह सरकारी वकील, शिकायतकर्ता और आरोपी को 60 दिनों से अधिक का समय नहीं देगी। इस समय में उन्हें आपस में एक परस्पर संतोषजनक समाधान खोजना होगा। इस समाधान में अक्सर पीड़ित को आरोपी द्वारा मुआवजा और अन्य खर्चों का भुगतान भी शामिल होता है। इसके बाद अदालत अगली सुनवाई की तारीख तय करेगी। बी. यदि न्यायालय पाता है कि आवेदन अभियुक्त द्वारा अनैच्छिक रूप से दाखिल किया गया है या उसे पहले किसी ऐसे न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है जिसमें उस पर उसी अपराध का आरोप लगाया गया था, तो वह इस संहिता के प्रावधानों के अनुसार उसी चरण से आगे कार्यवाही करेगा जिस चरण में उपधारा 1 के अधीन ऐसा आवेदन दाखिल किया गया था। ओ सरल शब्दों में, यदि अदालत को लगता है कि आरोपी ने आवेदन अपनी मर्जी से नहीं दिया है, उस पर दबाव था या उसे पहले कभी उसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जैसा कि शपथ पत्र में कहा गया था कि ऐसा नहीं है, यदि झूठ निकला, तो अदालत प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया को रोक देगी और मुकदमे को उसी चरण से फिर से शुरू कर देगी जहां यह प्ली बार्गेनिंग का आवेदन दाखिल होने से पहले था, यानी सामान्य मुकदमे की प्रक्रिया जारी रहेगी। इस धारा का महत्व। प्ली बार्गेनिंग की शुरुआत। यह प्ली बार्गेनिंग की प्रक्रिया को औपचारिक रूप से शुरू करने का तरीका बताती है। स्वैच्छिकता का सत्यापन। इन कैमरा जांच और शपथ पत्र की आवश्यकता यह सुनिश्चित करती है कि आरोपी पर कोई अनुचित दबाव न हो और वह स्वेच्छा से इस विकल्प का चयन कर रहा हो। दुरुपयोग पर रोक। यह उन मामलों को बाहर करती है जहां आरोपी ने पहले उसी अपराध के लिए सजा का सामना किया हो जिससे प्रक्रिया का दुरुपयोग रोका जा सके। समझौते का अवसर। यह पक्षों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर मामले के लिए एक आपसी संतोषजनक समाधान निकालने का मौका देती है जिससे न्यायिक संसाधनों की बचत होती है। न्याय का हित। यह सुनिश्चित करती है कि केवल योग्य और इच्छुक मामलों में ही प्ली बार्गेनिंग आगे बढ़े, जबकि बाकी मामले सामान्य प्रक्रिया से निपटें।